नमस्कार, यह है रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। एक नया सेगमेंट आज से हम शुरू करने जा रहे हैं और जिस पर हमें विश्वास है कि ये देश और दुनिया में बहुत पॉपुलर होने वाला है और लोग इसे बहुत पसंद करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया आधे आधे दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा है जो कहानी सुनना पसंद करता है और एक हिस्सा है जो कहानी सुनाना पसंद करता है। हमारे साथ हमारे आज के इस कहानी चैलेंज नाम के नए कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। हमारे कहानी किस्सा गोई की एक्सपर्ट सुश्री अंजू डोकारिया के साथ। अंजू, आपका स्वागत है रेडियो हिंदुस्तान के इस कहानी चैलेंज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद पारिजात जी कि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और मेरी प्रशंसा के पुल बांधे आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जल्दी से मुझे थोड़ा सा आइडिया दीजिए, कैसा आप अनुभव कर रही है, क्या महसूस कर रही है, क्या उम्मीद है आपको, किस तरह का होने वाला है ये कहानी चैलेंज। इससे पहले कि मैं आपको आज इस कहानी चैलेंज के नियम बताऊं और फिर हम कहानी चैलेंज की आज के फर्स्ट एपिसोड की शुरुआत करें, आप बताइए कैसा महसूस हो रहा है आपको और क्या आपको लग रहा है कैसा होगा या किस तरह होगा आज का कहानी चैलेंज। जी, सच कहूँ तो काफी एक्साइटिंग लग रहा है, क्योंकि जब हम कहानियां लिखते हैं, वैसे दिमाग में कोई प्लॉट नहीं होता है जब लिखते हैं। जब लिखना शुरू करते हैं तो अपने आप कलम चलने लगती है और लगता है कि कोई सामने रील चल रही है। लेकिन ये थोड़ा मेरे लिए एक अलग तरह का अनुभव होगा, कहानी चैलेंज, जिसमें कि हम एकदम लाइव अपने दर्शकों के सामने कहानियां सुनाएंगे। कोई पहले से प्लॉटिंग नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है, तो इसका एक अलग ही मजा होगा, मुझे लगता है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं आपकी तारीफ आपके मुंह पर इस मंच पर पहले करना चाहूंगा। अंजू डोकानिया को मैं जिस तरह से जानता हूँ पिछले 4-5 सालों से, ईश्वर की कृपा से उन्हें एक अद्भुत अद्भुत कला की देन, उपहार, ईश्वरीय उपहार प्राप्त हुआ है जिसे कहते हैं कहानी लिखना। आप उन्हें कोई भी सब्जेक्ट दीजिए, आधे घंटे के भीतर आपकी कहानी रेडी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कहानी लिखने के लिए जो तत्व चाहिए, जो एलिमेंट्स चाहिए, जो प्रतिभा चाहिए, जो क्यूरियोसिटी चाहिए, जो बिगिनिंग और जो क्लाइमैक्स चाहिए, वो अंजू के पास। तो आप आज की तरह ही आगे के हर एपिसोड में हम नए नए दुनिया भर के कहानीकारों को बुलाना चाहेंगे। आइए हमारे साथ कहानी चैलेंज लीजिए। कहानी के नियम, कहानी चैलेंज के नियम मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। बहुत आनंद आएगा। बाहर के जितने भी कहानी सुनाने वाले, कहानी का चैलेंज लेने वाले, हमारे कहानी चैलेंज प्रोग्राम में शिरकत करने वाले जो भी प्रतियोगी होंगे, उनको आज के इस फर्स्ट एपिसोड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत रेडियो हिंदुस्तान का होस्ट करेगा। आज मैं होस्ट करने जा रहा हूँ, कहानी की शुरुआत मैं करूंगा। 4 हिस्सों में कहानी सुनाई जाएगी, 4-4 मिनट तक। मैं शुरुआत करूंगा, 4 मिनट तक मैं कहानी आगे बढ़ाऊंगा। करेक्ट 4 मिनट बाद मैं रुक जाऊंगा। मैं जहां कहीं होगा अंजू डोकानिया उस कहानी को आगे बढ़ाएगी। इसलिए मैं शुरुआत करूंगा ताकि कभी किसी को ये ना लगे कि आप अपनी तैयारी करके आए थे कहानी कार के रूप में, उसी को हमने आगे बढ़ा दिया। नहीं, हम एक अचानक काल्पनिक कहानी की शुरुआत करेंगे, आप उसको लेके आगे बढ़ेंगे अपनी कहानी सुनाने की प्रतिभा का उपयोग करते हुए। उसके बाद 4 मिनट बाद वापस बॉल आ जाएगी अगले साथी के पास, यानी कि आज मैं होस्ट हूँ तो 4 मिनट मैं बोलूंगा, फिर अंजू 4 मिनट, फिर जहां खत्म करेगी 4 मिनट बाद अंजू, वहां से मैं प्रारंभ करूँ। 4 बार ऐसा चलेगा तो 16 मिनट में, 16 मिनट अंजू, करीब 30-32 मिनट का हमारा, 32 मिनट का ये फर्स्ट कहानी चैलेंज शुरू होने जा रहा है। आज भगवान श्री गणेश का नाम लेकर करते हैं आज श्री गणेश कहानी चैलेंज का। अंजू, आप रेडी हैं? जी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ पारिजात जी। आपको उत्सुकता ज्यादा है कि घबराहट? समझ लीजिए दोनों ही है। घबराहट है थोड़ी, लेकिन वो डर वाली नहीं है। लेकिन देखना ये है कि हम कहाँ तक उसमें आगे बढ़ते हैं और कितना दर्शकों को पसंद आता है। देखिए, मैंने जैसी आपकी तारीफ की उस दृष्टि से कहना चाहिए तो घबराहट मुझे होना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में करने जा पता है, बात करूंगा मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन इसी का मजा है, जब आप कल्पना के घोड़े दौड़ाते ना, धड़क 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 धड़क, हमको पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं हमको लेकर के, क्योंकि हमने जी। लगाम छोड़ दी। हमको लेकर वो आगे जा रहे हैं, तब मजा आता है कि बीच में नदी, पहाड़, जंगल,
पेड़ पौधे, अजगर, शेर, चीता, भालू, क्या क्या मिलने वाला है हमको, हमको कुछ नहीं पता। और कुछ नहीं उसी था। यात्रा का, और इस आनंद की यात्रा का नाम है कहानी चैलेंज। अंजू, मैं शुरुआत करता हूँ, आपकी अनुमति है? जी बिल्कुल सर। अभी समय हो रहा है 15:26 यानी 3:26, 3:30 तक मैं अपनी कहानी अचानक शुरू करके 3:30 पर लगाम लगाऊंगा। आप खुद मुझे याद दिला दीजिएगा, मान लो मैं भूल जाऊं, उसके बाद आप कहानी शुरू करेंगे। जंगल में चली जा रही थी गुड़िया। गुड़िया कौन है उसके बारे में बताने से पहले मैं बताऊंगा जंगल में वो कहाँ। सुंदरवन, ये जंगल है वेस्ट बंगाल। गुड़िया घर में कहते हैं, नाम है इसका शोम्पा। शोम्पा चटर्जी साहब की बेटी। चटर्जी साहब बैंक में नौकरी करते हैं, लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति आ गई कि शोम्पा जंगल में है और वहां पर इंतजार हो रहा है, उसका ढूंढ मची हुई है। फोन किया उन्होंने स्कूल में। 11वीं की छात्रा है शोम्पा, 18 साल की बिटिया है, प्यारी सी सुंदर सी बेटी। आज जंगल में क्या कर रही है, पर ये बात किसी को पता नहीं, ये बात सिर्फ हमको। शोभा जंगल में चली जा रही है, पता नहीं किसी दौड़ उधेड़ बुन में क्या सोचती चली जा रही है। उधर चटर्जी साहब अपनी वाइफ से कहते हैं कि तुम भी कितनी लापरवाह हो, आज कैसे भूल गई तुम टिफिन देना उसको। और वो इतनी आत्मग्लानि से भरी हुई है, मिसेस चटर्जी कहती, मुझे पता नहीं वो कब चली गई, मुझे पता था कि वो 10 बजे तक निकलती है, आज वो जल्दी चली गई, पौने 10 बजे मैंने बिल्कुल टिफिन तो रेडी कर ही दिया था, लेकिन उसके जाने के बाद जब उसकी स्कूटी स्टार्ट हुई तब मुझे पता चला कि चली गई। मैंने बोला भी रुको बेटा, टिफिन लेके जाओ। चटर्जी साहब ने कहा कि तुम तो वैसे भी उसको इतना डांटती रहती हो, 4 बज रहे हैं शाम के, 2 बजे उसका स्कूल खत्म हो जाता है। हमने इसीलिए स्कूटी उसको दिलाई थी उसके जन्मदिन पर, ताकि वो आराम से आ जा सके, स्कूल भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, सिर्फ 2 किलोमीटर पर है। 4 बज रहे हैं, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, सारी सहेलियों क्या फोन कर लिया। एक पुलिस ऑफिसर मित्र भी है मिस्टर चटर्जी के, चटर्जी साहब ने उनको फोन किया, कहा सुनिए थोड़ी परेशानी है। मित्र जो वर्मा जी है उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा कि क्या परेशानी है, आपका फोन आया अचानक दिन में, ये अजीब सी बात है, क्योंकि हम लोग अक्सर बात करते हैं शाम को या सुबह, कभी कभी हमारी मुलाकात सोशल मीडिया पे हो जाती है। उन्होंने कहा, "अरे बिटिया अभी तक घर नहीं आई है, मैं थोड़ा परेशान हूँ।" अरे क्या कह रहे हो आप, मैं आ रहा हूँ वर्मा जी। इसको मित्रता कहते हैं। वर्मा जी ने तुरंत मित्रता का परिचय दिया, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, एसपी सिलीगुड़ी के वर्मा जी, सिलीगुड़ी की ये पूरी कहानी। वर्मा जी सीधे अपनी खुली जीप लेकर निकले, पहुंच गए चटर्जी साहब के घर। चटर्जी साहब और उनकी पत्नी ने थोड़ी आपस में बातचीत की और वो लोग चिंता में थे, फिर उन्होंने पूरी बात बताई। चटर्जी साहब ने कहा कि मैं तो फोन पर बिजी था, मेरी पूजा 9 बजे खत्म हो गई थी, उसके बाद में कॉल आ गया, करीब 1 घंटे हमारी बात चली, आजकल एक नया बिजनेस चटर्जी साहब ने शुरू किया है, तो उसी में सिलसिले में क्लाइंट से बात हो रही थी, और इधर स्कूल चली गई बिटिया और अभी तक नहीं आई। वर्मा जी ने कहा, क्या आप उसे कुछ डांट वाट लगाते हैं, क्या बात है, वो आपको लगता है कि वो कुछ नाराज है आपसे? उन्होंने कहा, नहीं, मैं कभी कभी मैं थोड़ा बहुत समझाता हूँ उसको, डांटता नहीं हूँ। चटर्जी साहब काफी दिल के शांत आदमी है। हाँ, कभी कभी माँ के रूप में मिसेस चटर्जी थोड़ा सा कठोर हो जाती, जो कि हर माँ को होना चाहिए बिटिया के लिए। उन्हें पूछा भी था कि पूरे दिन मोबाइल मत किया करो, ये खा जाएगा मोबाइल तुम्हारी जिंदगी को, पूरा टाइम यही करती है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, दोस्तों के साथ जाओ, खेलो कूदो। उसकी एक ही सहेली है पड़ोस में, उसका नाम है ललिता। ललिता पड़ोस में रहती है, गंगवार जी की बेटी है। गंगवार जी बिजनेसमैन आदमी है, वो अक्सर घर से काम के बाहर सिलसिले में बाहर रहते हैं, उनकी वाइफ मंदिर बहुत आती जाती है, अपनी बेटी को भी लेके जाती है, बेटी छोटी कक्षा में पढ़ती है, 8वीं में। लेकिन सिर्फ वही एक अकेली सहेली है शोभा की, उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया, तीनों लोग चले, मिसेस चटर्जी, मिस्टर चटर्जी और वर्मा जी ललिता के घर पहुंचे। गंगवार साहब तो थे नहीं, तो उनकी मदर मिली, उन्होंने कहा क्या हुआ, तब पता चला कि बिटिया घर नहीं आई है। ललिता ने कहा, मेरी भी बात नहीं हुई, कभी कभी मुझे फोन कर लेती है दीदी, आज दीदी ने फोन भी नहीं किया, मुझे समझ नहीं आ रहा, वो अक्सर स्कूल से मुझे फोन करती है, स्कूल में फोन लेना अलाउड नहीं है, लेकिन एक छोटा सा फोन दिला दिया था सस्ता वाला, जिसमें इमरजेंसी कॉल, कभी घर के लिए उसको जरूरत पड़े कॉल करने के लिए, तो उसे दिया था। उस पे अभी लगातार कॉल कर रहे हैं तो फोन बंद आ रहा है। 30 मिनट, 4 मिनट हो गए मेरे, 30 पर आ जी गया हूँ, आगे बता कहानी, पढ़ाई है अंजू। जी। जैसा कि शोम्पा चटर्जी जो है वो अभी तक घर वापस नहीं आई थी, तो उसके माता पिता बहुत ज्यादा चिंतित थे
और इसके साथ ही उसकी जो खास सहेली थी ललिता, वो भी बहुत चिंतित थी। शोम्पा की माँ ने ललिता से खोद खोद कर पूछा भी बहुत कि कोई ऐसी बात है जो उसने बताई हो या नहीं बताई हो, क्योंकि शोम्पा चैटर्जी जो है वो एक अंतर्मुखी लड़की थी और वो अपनी बातें सबसे शेयर नहीं करती थी। वो ज्यादातर बातें अपनी सखी ललिता को बताया करती थी और ललिता के घर उसका आना जाना भी बहुत था। ललिता ने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे से साफ जाहिर हो रहा था कि वो कुछ छुपा रही है। ललिता अपने घर चली जाती है और खिड़की खोलकर आसमान की ओर देखने लगती है। तभी फ्लैशबैक में स्टोरी चलती है। ललिता के घर शोम्पा का बहुत आना जाना था और ललिता के घर अक्सर उसके मामा का बेटा शुभेंदु आया करता था। उससे शोम्पा की दोस्ती हो गई थी और वो काफी गहरे मित्र थे। ये सोचते सोचते ललिता की माँ उसे आवाज देती है और वो किचन में चली जाती है। इधर शोम्पा के माता पिता बहुत ज्यादा परेशान थे। वो सोचते हैं कि पुलिस को खबर करे या ना करे, लेकिन जब पूरा एक दिन बीत जाता है, क्योंकि 24 घंटे बाद ही एफआईआर भी दर्ज भी होती है, तो हुआ ये कि शोम्पा के पिता अपने दोस्त के साथ में जाते हैं पुलिस स्टेशन और वहां जाके उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस अपने काम में जुट जाती है। वो पहले जाती है, सबसे पहले जाती है उसके स्कूल जहां वो पढ़ती थी, कि उसकी बाकी लोगों से कैसी थी दोस्ती, कैसा उसका स्वभाव था टीचर्स के साथ में या अपने क्लास में पढ़ने वाले साथियों के साथ में। लेकिन उन्हें कोई ऐसा सुराग मिलता नहीं है। फिर पुलिस पहुंचती है शोम्पा के घर और बातों ही बातों में उसे पता चलता है ललिता के बारे में। फिर वो ललिता को बुलाती है, ललिता से पूछताछ करती है और पुलिस को भी ये एहसास होता है कि ललिता कुछ छुपा रही है। फिर पुलिस के जरा सा जोर देने पर ललिता डर जाती है और वो रोने लगती है। छोटी बच्ची है, 8वीं क्लास में पढ़ती है, तो वो घबरा जाती है। उसके माता पिता कहते हैं कि आप इंटरोगेशन कीजिए, लेकिन थोड़ा आराम से। उसे पानी पिलाया जाता है, वो थोड़ी शांत हो जाती है। फिर वो रोने लगती है, तो उससे पूछते हैं पुलिस कि आप रो क्यों रही हैं। तब ललिता कहती है कि मेरे मामा का जो बेटा है शुभेंदु, वो शोम्पा के पीछे बहुत लगा रहता था। वो शोम्पा को पसंद करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कल से जब से वो गायब हुई है तो ऐसा क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इसका भी कोई रोल है उसमें। पुलिस शुभेंदु की फोटो उससे मांगती है, उसके घर का अता पता मांगती है, लेकिन पुलिस ललिता को ये कहती है कि तुम उसे फोन करके यहाँ बुलाओ। ललिता उसे फोन करती है, उधर घंटियां बज रही है, लेकिन शुभेंदु फोन नहीं उठाता है। इसके आगे जी। मैं कहानी को 4 मिनट हो चुके हैं आपके, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी तरह से आपने कहानी को आगे ड्राइव किया। इट्स अ स्टोरी ड्राइविंग, थैंक्स। story is like jeep, with all your imaginations you are driving it to nowhere, to somewhere you never know where it is going to. So this is how it is going now. बहुत इंटरेस्टिंग हो रही है कहानी। पुलिस ऑफिसर जो चेकिंग, जो जांच पड़ताल के लिए घर पहुंचे थे शोभा के, उन्होंने ललिता को बुलाया था। ललिता किस कारण से अचानक रोने लगी, ये बात समझ नहीं आई, लेकिन चूंकि पुलिस के साथ में महिला पुलिसकर्मी भी थी, तो जितने भी जज पुलिस ऑफिसर्स थे, एक दो लोग थे पुलिसकर्मी, और वो मिस्टर वर्मा के साथ, जो कि रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर है, वो इधर इनकी मम्मी शोभा की और ललिता की, वहां बैठकर ललिता शोभा ललिता को समझाते हैं। शोभा की मम्मी और ललिता की मम्मी जितने जज से बाहर निकल जाते हैं, पुलिसकर्मी अंदर रहते हैं। और उसके बाद ललिता कहती है, मम्मी मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। उन्होंने कहा क्या हुआ, सॉरी कहने की क्या बात है। उसने कहा मम्मी मैंने एक बात आपको छिपाई जो आज भी नहीं बताई। दीदी को प्यार करते थे शुभेंदु भैया, और दीदी भी उनको पसंद करती थी और दोनों में खूब बात भी होती थी। और जब भी भैया यहाँ आते थे, आपको याद है ना, दीदी हमेशा आती।
तब अचानक इस एंगल पर ध्यान गया। अभी तक ये पता चल गया था पुलिस कर्मियों की कि भाई परिचय है। हम्म। अब 12 से जब पुलिस कर्मियों ने फोन लगाया शुभेंदु को, इस बार उसका फोन बंद आया। यहां से एक चिंता की स्थिति पैदा हुई। हम्म। वर्तमान एक जगह है जहां पर वेस्ट बंगाल में जहां रहते हैं शुभेंदु। शुभेंदु कॉलेज में है, बीएससी फाइनल ईयर है। यानी कि आराम से समझा जा सकता है 24 साल की उनकी उम्र है। इसके बाद आईएएस का एग्जाम देने की उनके संभावना है। एक प्रतिभाशाली छात्र है और परिवार बहुत संस्कृत है। फादर उनके राइटर है और मम्मी उनकी म्यूजिशियन। हम्म। ऐसे संस्कृति निष्ठ हिंदू परिवार में जन्म लेने वाला शुभेंदु कुछ गलत काम तो नहीं करेगा, क्योंकि आप शोभा के पापा को भी गुस्सा आ रहा था शुभेंदु के ऊपर, क्योंकि कभी कभी शुभेंदु उनके घर भी आता था अक्सर। तो उन्हें लगता था कि ठीक है, ललिता का कजिन है तो उस दृष्टि से यहाँ आता है, लेकिन इनके बीच में इस तरह का कोई प्रेम संबंध बिल्कुल भी। कठोर हृदय की मम्मी है शोभा की, उन्हें तो बहुत जोर से गुस्सा आ रहा था। इस समय शोभा नहीं मिल रही है, लेकिन शोभा पे भी उन्हें ऐसा लगा था पता नहीं कितना गलत काम कर दिया इन्होंने। लेकिन मिस्टर वर्मा ने कहा आप समझिए, शांत होइए, ललिता को डांटने की जरूरत नहीं है। ललिता ने आपको बताया क्योंकि वो छिपाना इसलिए चाहती थी क्योंकि उसको शोभा ने कहा होगा। और शोभा और शुभेंदु को मालूम था कि इनके परिवार के लोग इस संबंध को पसंद नहीं करेंगे। वो इस समय कहाँ होगी शोभा, इस बात पर फिर से सब लोगों का ध्यान गया। और तुरंत एक फोटो उन्होंने कहा कि एक फोटो अच्छी सी दीजिए मुझे, लेटेस्ट कोई जो शोभा की हो। सारे थानों में फोन करके बोला गया इस फोटो को, लड़की जहां कहीं भी हो सब लोग अपने अपने थाने में सभी पुलिस कर्मियों को सूचित करें। एक एक राउंड लगाए अपने पूरा एरिया में, लोगों को फोटो दिखाए, पूछे ये लड़की कहीं दिखी है। अभी इस फोटो को दीवारों पर नहीं लगाया जाए, लेकिन हो सकता है 1 2 4 दिनों में हमें जरूरत पड़े, भगवान ना करे कि जरूरत पड़े। ये बोलते हुए वर्मा जी ने कहा अभी पे बैठना ठीक नहीं, बैठना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। अभी मुझे जा करके सारे रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे, एयरपोर्ट जो यहाँ का है, रेलवे स्टेशन, 2 रेलवे स्टेशन है यहाँ पर, वहां जाकर के पूछताछ करनी होगी, देखना होगा सीसीटीवी फुटेज खंगालने होंगे। स्कूल का सीसीटीवी फुटेज देखना होगा, क्योंकि वो स्कूल गई थी, स्कूल से वापस नहीं आया, स्कूटर वहीं पर खड़ा हुआ था अभी तक। लेकिन शोभा कहाँ है, इस बारे में सोच सोच करके हाल बेहाल हुआ जा रहा था शम्पा की माँ का। अब उनका गुस्सा भी खत्म हो गया था। कहानी को यहाँ से आगे बढ़ाइए, क्योंकि शम्पा है कहीं जंगल में अंजू। जी, ऐसा है कि शोम्पा है कई जंगल में, लेकिन ये बात किसी को मालूम नहीं है। जैसा कि पुलिस ने उसके जगह जगह चित्र लगवाए थे, तो होता ये है कि 2 दिन बाद कुछ खबर आती है। एक ग्रामीण का पुलिस स्टेशन आना होता है और वो पहचानता है कि इस लड़की को उसने देखा है। वो ग्रामीण से कहता है कि आप हमें वहां ले चलिए जहां आपने उस लड़की को देखा था। ग्रामीण उसे वहां लेकर जाता है, लेकिन वहां पर ना तो शोम्पा होती है, लेकिन पुलिस इससे आगे बढ़ती है और गांव के थोड़े से ही आगे, कोई 5 किलोमीटर आगे जंगल शुरू होता है। पुलिस उस जंगल में प्रवेश करती है और अपनी वैन को एक जगह लगाकर अपनी तलाश शुरू कर देती है। वो घना जंगल है और वहां पे शेर चीते रहते हैं, गांव के लोग भी वहां नहीं जाते हैं। तलाश जारी रहती है, कहीं कुछ पता नहीं चलता है। रात खिराती है, अंधेरा हो जाता है, उन लोगों के बोलने की आवाज शुरू हो जाती है। पुलिस पहले तो सोचती है कि दूसरे दिन आकर फिर से खोज करेगी, लेकिन इतनी दूर जाना और आना यह आसान नहीं है। तो वहीं पर वो एक तंबू गाड़कर पुलिस मैन कुछ 3 4 लोग जो है वहां रुक जाते हैं। रात में कुछ आवाजें अजीब अजीब तरह की आती है। जो जो मुख्य पुलिस अधिकारी था वो अपने तंबू से बाहर निकलता है और टॉर्च लाइट जलाकर देखने की कोशिश करता है कि आवाज किधर से आ रही है। वो आवाज की दिशा में आगे बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। ठंडी हवा चल रही थी, सन सन की आवाज से भयंकर जो दृश्य पैदा हो रहा था, एक डरावना दृश्य। लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा था। जब वो कुछ दूर आगे बढ़ता है तो उसे एक गुफा दिखाई देती है और उस गुफा में से
एक हल्की सी रोशनी आ रही होती है। अचानक बादल गरजने लगते हैं और बरसात होने लगती है। उस पुलिस अधिकारी को कुछ सूझता नहीं है। वो जल्दी से शरण लेने के लिए उसी गुफा की तरफ आगे बढ़ता है। वो वहां के मुख्य द्वार पर पहुंच जाता है और वहां चमगादड़ देखकर वो ठिठक जाता है। कुछ देर बाद उसे लगता है कि अंदर से रोशनी किस चीज की आ रही है। ये तो जंगल है। वो आगे बढ़ता है धड़कते दिल से। अंदर जाता है तो वहां देखता है कि कुछ लोग वहां 3-4 जो पुरुष है वहां बैठे हैं और ताश खेल रहे हैं और साथ में मदिरापान कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी छुप कर सब कुछ देखने लगता है। वो आपस में ग्रामीण भाषा में बात कर रहे थे और पत्ते फेंक रहे थे और बिल्कुल नशे की हालत में थे। तभी एक ग्रामीण कहता है, अरे जा, उस लड़की को जाकर खाने को कुछ दिया। और हाँ, उसके साथ जो लड़का है ना, उसके मुंह में कपड़ा ठूस दे, वो बहुत चिल्लाता है। यहां से मैं कहूंगी पारिजात जी, आप कहानी को आगे बढ़ाइए। ये देखकर वो जो पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचे थे वो हैरान रह जाते हैं। कुछ ही सेकंड्स में उनके दिमाग में सारा मामला साफ हो जाता है। तो ये किडनैपिंग का मामला है। अच्छा, किडनैपिंग में, लेकिन चूंकि दोनों, शोभा और शुभेंदु दोनों ही इनकी कैद में है, इन चारों अपराधियों के चंगुल में है, इसलिए वो समझ गए कि प्रेम का मामला भी है। लेकिन ये कैसे स्थिति यहाँ तक पहुंची कि सुबह शोभा स्कूल निकलती है, स्कूटर से टाइम से थोड़ा पहले निकलती है। वो स्कूटी स्कूल में खड़े करती है, स्कूल में क्लास भी अटेंड करती है। उसके बाद 2 बजे जब स्कूल खत्म होता है, वो घर नहीं आती, स्कूटी वही छोड़ करके कहाँ चली जाती है। सीसीटीवी फुटेज का रिपोर्ट का इंतजार तब होगा जब वो जंगल से निकल करके आएंगे। वो पुलिस ऑफिसर पूरी बात समझ रहे थे, कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद वो दबे कदमों से वापस आए और किसी तरह से तेज तेज चलते हुए बारिश में, कीचड़ में और बियाबान जंगल में अंधेरे में किस तरह से वो दिशा का अनुमान लगाकर वापस वहां पहुंचे जहां तंबू उन्होंने लगाया था। तंबू लगाने की मजबूरी थी, पुलिस वाले कभी जंगल में तंबू नहीं लगाते, लेकिन चूंकि वो सिलीगुड़ी का एरिया है, बरसात कभी भी हो सकती है, तो जब भी सर्च पर जंगल के लिए पुलिस वाले निकलते हैं तो तंबू की व्यवस्था, कुछ खाने पीने की व्यवस्था जरूर साथ में लेके जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि शायद वो वहां फंस भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में आकर उन्होंने कहा चलो वापस चलना है, फोन लगाओ पहले जल्दी से कि हमें और बड़ी यूनिट चाहिए, हमें पूरी एक 12 लोगों की यूनिट चाहिए, हमें यहाँ अपराधियों को पकड़ना है, फोन लगाइए, हेड ऑफिस में बोलिए। पुलिस हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी का उस समय रात को मिस्टर इनामदार इनामदार वहां पर रात की ड्यूटी में थे, बैठे हुए थे, ऊँग रहे थे। सामने मोबाइल पर उन्होंने कोई फिल्म लगा रखी थी, क्योंकि सिलीगुड़ी का एरिया था और बात भी ये नवंबर की है, इसलिए सर्दी में काफी थी। जो 2 4 5 अलग पुलिसकर्मी थे, कोई बैठ करके आग ताप रहा था, कोई फोन पर लगा हुआ था। कुल मिलाकर के पूरे हेडक्वार्टर में और भी कई पुलिसकर्मी थे जो अपने अपने कामों में लगे हुए थे। बिल्कुल शांति छाई हुई थी, आलस छाया हुआ था। लेकिन अचानक फोन की घंटी जोर से घना उठी और उसको दौड़कर मिस्टर इनामदार ने उठाया, क्योंकि चौकी इंचार्ज वही। उन्होंने कहा, हेलो, इनामदार स्पीकिंग, पुलिस हेडक्वार्टर सिलीगुड़ी। सामने से बोला कि मैं रघुवंशी बोल रहा हूँ और मैं इस समय जंगल में हूँ। यहाँ पर हम लोग तलाश के लिए निकले थे, हमारी सर्च टीम हमारे साथ में है। हम लोग यहाँ थोड़ा सा बारिश और तूफान में फंस गए हैं, पर हम लोग तंबू में है तो सुरक्षित है। लेकिन हमने वो जगह पता कर ली जहाँ पर किडनैप करके रखा गया है दोनों बच्चों को। तो ऐसी स्थिति में हमें बड़ी यूनिट चाहिए, हमें 12 लोगों की फोर्स चाहिए, ताकि हम जाकर के उनको रंगे हाथ वहां से गिरफ्तार कर सके, दोनों बच्चों को, शुभेंदु को और शोभा को छुड़ा सके। सुन करके ही इनामदार ने कहा, जी सर, बिल्कुल सर, तुरंत अभी आता हूँ सर। क्योंकि वो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है मिस्टर रघुवंशी, जो खुद इस पूरी टीम को, सर्च टीम को हेड कर रहे थे, और खुद उन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी थी, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन दिया था मिस्टर वर्मा ने, जो काफी पहले उनके बॉस हुआ करते थे। जब आईपीएस में उनका सिलेक्शन हुआ था तो पहला ऑफिस उनका मिस्टर वर्मा के साथ ही था। जी। तो मिस्टर वर्मा
के एक फोन ने उनको अपने कर्तव्य निष्ठता की इतनी याद दिला दी थी कि वो स्वयं दूसरे सिपाहियों को भेजने के बजाय स्वयं इस जांच टीम का नेतृत्व करते हुए जंगल में पहुंचे थे, और कामयाबी भी मिली, क्योंकि उनको पता था कि ऐसा ही होता है, जंगल में ऐसी बहुत सारी उजाड़ बियावान जगह होती है जहां पर आसरा मिल जाता है, अपराधियों को शरण मिल जाती है, वहां बैठकर वहां से वो अपने आपराधिक गतिविधियों को ऑपरेट करते हैं। और ये वाला मामला तो उन्होंने कहा कि इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि मिस्टर वर्मा काफी गंभीर थे, रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर, और वो बहुत अच्छे मित्र थे मिस्टर चटर्जी के। चटर्जी भी जाने माने व्यक्ति थे पूरे शहर के, और काफी उनकी इज्जत थी, सज्जन व्यक्ति थे वो। तो ऐसी स्थिति में रघुवंशी जी को लगा कि मेरी ये जिम्मेदारी है कि इस केस को मैं उसके अंजाम तक पहुंचाऊं, और वो इस स्थिति में पहुंच चुके थे। खोज सुनने के बाद इनामदार ने पूरा 12 लोगों की फोर्स को तैयार किया, कहा कि मैं चल रहा हूँ। उन्होंने बैठे थे मिस्टर भालेराव से कहा कि आप यहाँ पर चौकी को संभालिए, आप इंचार्ज है, जब तक मैं लौट कर नहीं आता हूँ। हम लोग जा रहे हैं, 4 गाड़ियां निकाली गई, तीन तीन पुलिस ऑफिसर्स से भरे, 4 इसलिए क्योंकि उन्होंने उन अपराधियों को भी पकड़ के साथ में लाना था। हर गाड़ी में 4 से 6 लोग बैठ सकते थे, इसलिए 4 गाड़ियां पुलिस की जीपें सायरन बजाते हुए जंगल की तरफ रवाना हुई। कि उन्होंने बताया था कि वहां पर एक संझा 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 टीला नाम की एक जगह है शहर के बाहर की तरफ, संझा टीला, जहां पर शाम को सांझ में आकर के लोग शंकर जी के लिए दिया जलाते हैं, सांझा टीला कहा जाता है उसे। उसके आगे से जो टूटी हुई सड़क गई है, वहां से होकर के रास्ता जाता है, और उसी पर आगे बढ़ते जाइए, हम लोग आपको मिल जाएंगे, क्योंकि हम में से 2 4 5 लोग बिखर निकल करके बिखर जाएंगे उसी सड़क के आसपास, ताकि आप लोगों को ढूंढना न पड़े। समय हमारे पास कम है। लगातार फोन पर यह बात रघुवंशी की हो रही थी इनामदार के साथ। इनामदार पूरी तेजी, दिनेश इनामदार उनका नाम था। मिस्टर सुमित रघुवंशी थे जो दूसरी तरफ थे, तो सुमित उनके सीनियर थे। तो दिनेश ने कहा कि जी सर, मैं बिल्कुल तुरंत आ रहा हूँ। 4 गाड़ियां जब तेजी से वहां पहुंची, जंगल में प्रवेश करते समय उन्होंने पहली समझदारी करी, सायरन बंद किए, क्योंकि जंगल में सायरन की आवाज अपराधियों को होशियार कर देती, और उसके बाद मामला उनके हाथ से निकल सकता था आगे। जी। तो जब पुलिस अपनी गाड़ियां लेके चलती है, जो जैसे कि आपने बताया कि 4 गाड़ियां लेके चलती है, और धीरे धीरे, क्योंकि कच्चा रास्ता था आगे, तो वो सब धीरे धीरे वहां पहुंचते हैं। और जैसे कि रघुवंशी जी से वो फोन पर बात करते हैं कि वो उस लोकेशन पर पहुंच चुके हैं जो उन्होंने बताई थी। रघुवंशी जी अपनी टीम के साथ वहां आते हैं, और फिर धीरे धीरे रास्ता दिखाते हुए वो सब जाकर उसी गुफा के आगे चारों तरफ से उस गुफा को घेर लेते हैं। अभी वो लोग विचार कर ही रहे होते हैं कि आगे क्या एक्शन लिया जाए। तभी इनामदार जी जो है वो कहते हैं रघुवंशी जी से कि हमें अपराधियों को जो है बताना नहीं, उन्हें पता नहीं लगना चाहिए कि हम यहाँ आ चुके हैं, इसलिए हमें चुपके से ही गुफा में प्रवेश करना होगा। लेकिन तभी क्या होता है कि उन 4 अपराधियों में से एक अपराधी बाहर आता है, और बाथरूम जाने के लिए वो बाहर आता है, और वो जैसे ही आगे बढ़ता है वो पुलिस को देख लेता है। वो दौड़कर वापस भीतर जाता है और अपने साथियों से कह देता है कि हम घिर चुके हैं। पुलिस भी समझ जाती है कि अब अपराधियों को पता चल चुका है कि हम यहाँ आ चुके हैं, तो पुलिस बाहर से कहती है कि हमने आपको घेर लिया है और आप सभी सरेंडर कर दें, ये ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो बहुत ही साधारण अपराधी नहीं थे, वो खूंखार अपराधी थे, और उनका एक बहुत बड़ा गैंग था। क्योंकि इसके वो बच्चे उनके साथ कैसे फंस गए ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन वो एक बहुत ही कोई बहुत बड़े सरगना के लोग थे, और उनका काम ही यही था कि लड़कियों को बाहर विदेशों में ले जाकर बेचना, और गलत गतिविधियों को अंजाम देना, जिस देश में वो जाते थे वहां पर बॉम्ब विस्फोट कराना, ये सब उनके काम थे। तो इसलिए लड़के को उन्होंने इसलिए रखा था ताकि वो वहां एक कार्यक्रम होने वाला था, और एक कोई बहुत बड़े नेता आने वाले थे, तो उसके शरीर पे वो टाइम बम बांध के उसे उड़ाना चाहते थे। तो ऐसा ही कुछ उन लोगों का प्लान था, और वो खोज ही रहे थे ऐसे किसी जोड़े को, और उन्हें वो मिल गया। वो पुलिस से धमका कर कहते हैं कि यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम लड़के और लड़की दोनों को ही जान से मार देंगे। लेकिन पुलिस वहां से हिलती नहीं है।
जो रघुवंशी थे वो बहुत ज्यादा ही हिम्मत वाले थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनकी धमकियों की परवाह नहीं की और वो आगे बढ़ने लगे गुफा की तरफ। तभी उधर से एक गोली चली। रघुवंशी जी साइड हो गए, क्योंकि पुलिस ट्रेनिंग में ऐसे ही ट्रेनिंग दी जाती है आपको कि आप अपने आप को बचा सकते हैं किस तरीके से, सबको सिखाया जाता है। और वो काफी अकलमंद भी थे। वो धीरे धीरे आगे छुपते छुपाते, झुकते उठते आगे बढ़ते हैं। इतने में ही एक अपराधी उस लड़के और लड़की को, यानी कि शोम्पा और शुभेंदु को लेकर आता है और उनके सर पर बंदूक तान देता है कि यदि आप लोग आगे बढ़े तो मैं इन दोनों की भेजे उड़ा दूंगा। दोनों सारे ग्रामीण जो थे अपराधी वो हिंदी में बात कर रहे, तो जाहिर सी बात है कि वो भारतीय ही थे, ग्रामीण थे, इसलिए ग्रामीण भाषा में बात कर रहे थे। रघुवंशी को कुछ सोचता नहीं है कि क्या करूं। अगर मैं पीछे जाता हूं तो ये लड़के और लड़की को लेकर चले जाएंगे, कुछ तो करना पड़ेगा। वो इनामदार की तरफ देखता है कि क्या किया जाए। तभी उसे कुछ सूझता है, और जो आग जल रही होती है वहां एक पानी की बाल्टी रखी होती है, और इनाम जो रघुवंशी होता है उस आग पर पानी फेंक देता है, जिससे कि आग बुझ जाती है और गुफा में अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। भगदड़ मच जाती है। जी। यहाँ से मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊंगा। बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है। स्थिति ये है कि अंदर खूंखार आतंकवादी है, जैसा कि जो आपने बताया वो सामान्य अपराधी नहीं है, और उनको पैसे के लिए किडनैप करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने और बड़े खतरनाक मंसूबों के इरादे से उन दोनों को पकड़ के रखा था। उनके बम लगा करके उनको किसी नेता को मारने के लिए, जैसा आपने बताया जी। मुख्यमंत्री जी का एक समारोह यहाँ पर होने वाला था, आने वाले दिनों में चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी थी स्थानीय पार्टी ने, और मुख्यमंत्री विशेष रूप से बोलने के लिए आने वाले थे। तो ये आतंकी जो है उल्फा के आतंकी थे। तो इनकी तैयारी थी कि इन दोनों के शरीर में बम लगा करके इनको मानव बम बना करके सारे लोगों के बीच में अचानक ये प्रवेश करेंगे और बम से स्टेज और जनता को उड़ाएंगे, ताकि बहुत बड़ी जान माल की हानि हो सके और उल्फा का दबदबा और कायम हो सके। अब उल्फा क्या है क्या नहीं है बताएंगे नहीं, लेकिन वेस्ट बंगाल का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ये दुनिया को पता है। यहाँ पर जब अंधेरा हो गया, इतनी समझदारी का काम रघुवंशी जी ने किया, वो बाल्टी उठाकर जो पानी फेंका। लेकिन ऐसी स्थिति में अंदर जो आतंकवादी थे उनमें और पुलिस के बीच में फर्क यह था कि पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती, और उनकी ट्रेनिंग लगातार ऐसी स्थितियों के लिए चलती थी। अलग अलग इस तरह के ऑपरेशन कराए जाते हैं, मॉक ड्रिल्स होती है, जिसमें कभी उन्हें कुएं के भीतर उतरना होता है, गुफा के भीतर घुसना होता है, आग लगी बिल्डिंग के अंदर उतरना होता है, जंगल के भीतर जाना होता है, आतंकवादी कैंप पर अटैक करना होता है। ऐसी स्थितियों के लिए पुलिस को प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इनामदार जो थे दिनेश इनामदार, वो प्रशिक्षण प्राप्त थे, पर उनके साथ में जो साथी थे उन लोगों को कम प्रशिक्षण था, एक आध दो लोगों को था। करीब ये लोग 12 लोग थे। 3 लोग अंदर की तरफ दरवाजे पर, गुफा के दरवाजे पर पहुंचे थे। एक मिस्टर सुमित रघुवंशी, दिनेश इनामदार, और एक मिस्टर अजय श्रीवास्तव। अजय श्रीवास्तव, श्रीवास्तव कहेंगे सरनेम ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अब पुलिस की भाषा में सरनेम से काम चलाया जाता है। तो श्रीवास्तव, इनामदार और रघुवंशी तीनों गेट की गुफा में थे। एक साइड में गुफा में रघुवंशी, एक साइड में गुफा की दीवार से अपने आप को उस स्थिति में मैंने जो बताया फर्क क्या था, अंदर आतंकवादी थे जो आम अपराधी नहीं थे, खतरनाक पूरी खूंखार अपराधी थे, लेकिन बाहर जो पुलिस वाले थे उनको जो हेड कर रहे थे 2 ऑफिसर्स, रघुवंशी और इनामदार, वो ऐसे अलग अलग मोर्चों के लिए, अलग अलग ऑपरेशन के लिए ट्रेंड थे। तो वो इस बात को जानते थे कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। श्रीवास्तव को इशारा किया, तीनों पुलिस ऑफिसर जमीन पर रेंगने लगे। जब अंधेरा हुआ तो अपराधियों ने जल्दी से शुभेंदु को और शोभा को दीवार की तरफ खींचा, और अपनी बंदूकें उन्होंने चारों ने शुभेंदु और शोभा पे लगा दी। उनको ये लग रहा था, और वो लगातार ये बोल भी रहे थे कि खबरदार अंदर आने की कोशिश मत करना, हम इनको उड़ा देंगे। उन्हें ये लग रहा था कि पुलिस अंदर नहीं आएगी जब तक हम बंदूक ताने हुए हैं शुभेंदु और शोभा पे। पर उनको ये नहीं पता था कि जिन पुलिस वालों से उनका आज मुकाबला है वो ऐसी स्थितियों के लिए ट्रेंड है। तो जो काम किया, जो ट्रेनिंग में सिखाया गया, तीनों जमीन पर छिपकली की तरह रेंगते हुए आगे बढ़े। और उन्हें अंदाजा था इतनी देर में कि बीच में कहां पर आग जल रही थी, उसके पीछे खड़े हुए एक जमीन पर चटाई बिछी हुई थी जहां पर ताश खेल रहे थे, और उसके साइड में
शुभेंदु और शोभा को लेकर के दो आदमी बंदूक लगा के खड़े थे और दो आदमी आग के पास खड़े थे, जो कि अब अंधेरे में पूरी उम्मीद है दीवार की तरफ किनारे में जाकर के खड़े हुए होंगे। अचानक तीनों जब रेंगते हुए लगभग आग के पास पहुंच गए, अचानक हवा में एक लाइटर जलते हुए उड़ा। तीनों चारों अपराधियों का ध्यान उस लाइटर की तरफ गया और उनकी बंदूकें गरजने लगी, धाए 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 धाए। लेकिन वो ये भूल गए कि ये तो एक धोखा था, जो धोखा उनके साथ किया गया था, कि जब लाइटर हवा में उड़ा तो उसकी रोशनी में वो चारों की परछाइयां नजर आई पुलिस वालों को। और ये ट्रेंड पुलिस ऑफिसर्स को निशाना लगाना भी सिखाया गया था, लेट करके निशाना कैसे सही लगाया जाता है। उसके बाद में चार गोलियां और चली, उसके बाद चार चार बार चार चार गोलियां लगातार चलती रही, क्योंकि शुभेंदु और शोभा जमीन पर लेट गए थे और वो चारों अपराधी जहां खड़े थे वहां पर उनके बदन को गोलियों ने छल्ली कर दिया था। और उसके बाद अचानक सारी आवाजें बंद हो गई और तब शोभा और शुभेंदु समझ गए कि हाँ, अब लगता है हमारी जान बच गई, क्योंकि जाहिर सी बात है उन्हें इस गुफा से जिंदा तो निकलना था, लेकिन अपने घर जिंदा नहीं जाना था। तुरंत खड़े हुए मिस्टर रघुवंशी, उन्होंने अपना लाइटर निकाला। अच्छा हुआ वो सिगरेट पीते थे, जिसके लिए हमेशा वर्मा उन्हें मना करते थे, लेकिन आज उस सिगरेट ने, उस लाइटर ने उनकी इस अंधेरी गुफा में उनकी ही नहीं, उन दोनों पकड़ की। अब स्थिति यह है कि खड़े होकर के उन्होंने कहा, शुभेंदु, शोभा, आप किधर है, आप ठीक है? उन्होंने कहा, जी हम ठीक है। दोनों, उन्होंने कहा हम ठीक है, लेकिन उनकी आवाज नहीं पहुंची, क्योंकि दोनों के मुंह में पट्टियां बंधी थी। तब उन्होंने अपने लाइटर के रोशनी में, जो कि बड़ी कम रोशनी थी, सिचुएशन क्या थी, सिचुएशन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप दूर से देखें तो उस घने जंगल में कुछ भी नहीं दिख रहा, लेकिन हमें दिख रहा है क्योंकि हम इस कहानी के साथ चलते, आपको भी अपने साथ लिए चलते हैं। उस घने जंगल में थोड़ा सा आप दाएं हाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो एक टीला जैसा नजर आता है, उसके पीछे एक पहाड़ी शुरू हो जाती है जो काफी दूर तक गई है। दाएं हाथ पर अंधेरे में अभी आपको दिखेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा बियावान सन्नाटा उस काली रात को और भी घना घोर काला बना रहा है, अंधियारा बना रहा है, जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन वो जो काला एक तरफ छोटा सा माउंट है, टीला जैसा है, जहां से वो पहाड़ी शुरू हुई है, वो एक्चुअली गुफा है। उस गुफा के आगे 8 सिपाही खड़े हुए हैं, बंदूक थाने, बंदूक ताने हुए, चारों तरफ से उस गुफा को घेरे हुए। लेकिन उनको जो कहा था इनामदार साहब ने, दिनेश इनामदार ने, चौकी इंचार्ज हेडक्वार्टर, उन्होंने कहा था कि आप पेड़ों के पीछे छिपे रहेंगे, मान लो हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, ये अपराधी भागने में सफल हो जाते हैं, तो ये सीधे आपको गोली ना मार सके और आप इनको गोली मार दे, इसके लिए आप पेड़ की आड़ में खड़े हुए। तो 8 पेड़ों की आड़ में खड़े हुए 8 पुलिसकर्मी, एक पुलिसकर्मी राइफल लेकर के सामने गुफा के लेटा हुआ है और 3 पुलिसकर्मी अंदर है, श्रीवास्तव है, इनामदार है और रघुवंशी। तो तीनों अब खड़े हो चुके हैं। उन्होंने रघुवंशी ने अपना लाइटर निकाला, सिगरेट जलाई और उन तीनों से कहा, दोनों से कहा, शोभा, शुभेंदु, आप ठीक है? और वो बोल नहीं सके क्योंकि मुंह पे पट्टी बनी थी। तब आगे बढ़ करके श्रीवास्तव ने, जो असिस्टेंट थे मिस्टर इनामदार के, वो आगे बढ़े और आकर के उन्होंने उनके मुंह से पट्टी खोली, उनके हाथ खोले और सहारा देकर खड़ा किया और लेकर अंधेरे में, जो कि लाइटर दिखा रहे थे, रास्ता दिखा रहे थे, बाहर की तरफ लाए। हालांकि तब तक मिस्टर इनामदार ने अपना मोबाइल निकाल लिया, मोबाइल से उन्होंने लाइट ऑन कर दी मोबाइल की, तो काफी बेहतर हो गई स्थिति। और उसके बाद चारों लोग जब बाहर आने लगे, उन्होंने कहा कि हम बाहर आ रहे हैं, ये आवाज देना इसलिए जरूरी था क्योंकि अंधेरी रात, गलत फहमी ना हो जाए, गोलियां ना चल जाए, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और जो 8 9 पुलिसकर्मी बाहर थे, उन्होंने राहत की सांस ली, सामने निकल करके आ गए। सबने अपने अपने मोबाइल जल्द निकाले और सबने अपनी लाइट ऑन करी। इसके आगे का आप बताइए अंजू। जी, जब वो सारे पुलिसकर्मी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ रहे थे, यानी कि शोम्पा और शुभेंदु को, दोनों की हालत ऐसी थी कि दोनों थर थर कांप रहे थे। लेकिन शोम्पा, वो बिल्कुल चल भी नहीं पा रही थी। फिर शुभेंदु ने उसे अपने हाथों का सहारा दिया और उसे साथ में पकड़ के वो लोग बाहर आए धीरे धीरे। रात का तीसरा पहर चल रहा था, तो इनामदार ने ये सोचा कि इस वक्त
जीप निकालकर जाना सही नहीं होगा। तो उन लोगों ने उस समय उसी जगह तंबू में ही रुकने का निश्चय किया। लेकिन शोम्पा के माता पिता को और शुभेंदु के माता पिता को खबर कर दी गई थी कि बच्चे मिल गए हैं और वो बिल्कुल सेफ है। शोम्पा की जो माँ थी, सुनते ही उसके आंखों में आंसू आ गए और वो दौड़ी अपने घर के मंदिर पे, और वहां जाकर उसने भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। काली माता के चरणों में गिर पड़ी और अश्रुधारा बह निकली और उसने कहा कि माँ, तुम्हारा बहुत धन्यवाद है जो तुमने शोम्पा को बचा लिया। शोम्पा के पिता उसे संभालने में लगे हुए थे और दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। सब सुबह की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब बच्चे आएंगे। उधर पौ फटते ही पुलिस वैन में सब कोई बैठकर, 5-6 पुलिस वैन हो गई थी क्योंकि 4 बाद में गई थी और 2 पहले थी। तो सब एक कारवे की भांति धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। और जैसे ही घर के आगे जीप रुकी, शोभा दौड़ के अपने माँ के गले जाकर लिपट गई, जो कि द्वार पर ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वो फूट फूट कर रोने लगी। उससे कुछ कहा नहीं जा रहा था। इधर शुभेंदु बिल्कुल सुन्न सा खड़ा था और शोम्पा के पिता उसको बहुत ही क्रोध की निगाहों से देख रहे थे, क्रोध की दृष्टि से देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि इसी लड़के ने मेरी बेटी को बदलाया होगा, और वो गुस्से से उसे देखे जा रहे थे। तभी इनामदार आए और उन्होंने शोम्पा के पापा को यह कहा कि आप शांत हो जाइए और इस लड़के पर आप नाराज मत होइए, क्योंकि इसकी कोई गलती नहीं है। फिर उन्होंने शुभेंदु को भी अपने घर में वो ले गए, शोम्पा के घर में, और इधर से ललिता के परिवार वाले भी वहीं आ गए। चाय पानी पीने के बाद सारी बातें चली कि आखिर हुआ क्या था। सवाल ये तब भी था कि ये बच्चे वहां पहुंचे कैसे, शोम्पा कैसे गायब हो गई। अब भी सबके मन में ये प्रश्न चल रहा था। जब शोम्पा थोड़ी शांत हुई तो उसने ये बताया कि जब वो स्कूल की क्लासेस समाप्त करके छुट्टे होने पर बाहर निकली, वो अपने पिता की तरफ भी देख रही और डरते डरते सब कुछ कह रही थी, क्योंकि शुभेंदु से उसका प्रेम का संबंध था और कोई भी लड़की अपने पिता के सम्मुख इस तरह की बातें नहीं करती है। लेकिन फिर भी बताना आवश्यक था, इसलिए उसने बताया कि शुभेंदु ठीक स्कूल के बाहर खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। शोम्पा बाहर निकली, उसने शुभेंदु को देखा तो उसने बोला, मैं तुमसे मिलने आया हूं, तुमसे बहुत जरूरी बात मुझे करनी है शोम्पा। आगे आपके हवाले पारिजात जी। असली बात ये थी जो बाद में शम्पा ने बताया था, वो ये था कि स्कूल में जब वो क्लास अटेंड कर रही थी, एक फोन आया, उसने साइलेंट पर कर दिया, पर देखा शिवेंद्र कॉल कर रहा है। उसने कॉल अटेंड नहीं किया, क्लास चल रही थी, लेकिन बार बार उसका कॉल आ रहा था, वो परेशान हो गई थी। लेकिन आखिरी पीरियड था, वो 2 बजने वाले थे, तो उसने अपने धैर्य को, संयम को बनाए रखा। बाहर निकल करके उसने कॉल बैक किया। शुभेंदु कह रहा, शुभेंदु ने कहा कहाँ हो तुम? तब उसने कहा मैं तो क्लास अभी खत्म करके घर जा रही हूँ। उसने कहा कि तुम सांझा टीला की तरफ आओ जल्दी से अपनी स्कूटी से, मैं आया हुआ। अरे तुम यहाँ पर हो? उसने कहा हाँ मैं यहीं पर सिलीगुड़ी आया हूँ, वर्धमान से चलकर शुभेंदु सिलीगुड़ी आया था। पर वो तो ललिता के घर आता था। तो उसने कहा कि क्या तुम ललिता के घर हो? उसने कहा नहीं, मैं वहीं पर टीले के पास में जो जंगल है, पतली सी सड़क है, उससे थोड़ा आगे बढ़ोगी, मैं तुम्हें वहां पर मिलूंगा। लेकिन जल्दी आ जाओ, क्योंकि आज मेरे घर में जबरदस्ती की जा रही है मेरे साथ, क्योंकि मैं हमेशा हाँ बोलता हूँ ना नहीं बोलता। आज ही मेरी सगाई की जा रही है उस लड़की के साथ जिसे मैं जानता भी नहीं। लेकिन मैं अपने पापा को ना नहीं कह सकता, वो उनके बचपन के दोस्त है, जो जिनसे उन्होंने आपस में कहा था कि बेटी होगी तो तुम्हारे बेटे से, हो बेटा हुआ तो तुम्हारी बेटी से शादी। आज वो दिन है कि उन्होंने कह रखा था, तैयारी सुबह से हो रही है, मैं भाग कर आया हूँ। इससे पहले कि वो कल ले आओ जंगल में, हम कुछ शादी करने, एक हम दिया जलाएंगे, हाथ एक दूसरे का पकड़ेंगे, उसमें 7 चक्कर लगाएंगे, और हो जाएगी हमारी शादी, गंधर्व विवाह। सुनकर हैरान रह गई, लेकिन ना भी नहीं बोल पाई, हाँ भी नहीं बोल पाई। पर ये जरूर उसके मन में था कि हाँ, आज ही मैं घर भी वापस चली जाऊंगी, क्योंकि दोपहर 2 बजे का टाइम था। साझा टीला जाने में करीब 1.5 घंटे स्कूटी से लगते हैं, और वहां पर स्कूटी खड़ा करना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि वहां स्कूटी चोरी हो सकती है। इसलिए स्कूल में छोड़कर वहां से एक ऑटो किया, साझा टीला के पास देखा कुछ महिलाएं वहां पर दिया जलाकर वापस आ रही थी। वो चुपचाप आगे बढ़ी और उसके बाद बगल की टूटी सड़क से निकलकर जंगल में प्रविष्ट हो गई। पर उसके कदम तो आगे बढ़ रहे थे,
पर पीछे जा रहा था घर की तरफ, वो सोच नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और उसके आगे जब शुभेंदु उसे मिला, शुभेंदु अकेला नहीं था, उसके साथ चार लोग और थे। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने शुभेंदु को बांधा था, मुंह बांधा था, हाथ बांधे थे, पैर बांधे थे, उसी तरह से उसको भी घेर कर बांध दिया गया। वो समझ नहीं पाई ये क्या हो गया। उसके बाद की कहानी आपको पता है। तो अल्टीमेटली होता ये है कि जो भी हुआ, बच्चों की किडनैपिंग हुई थी और उसके बाद सब घर पर थे, शोम्पा के घर पर थे। और तब तक जो शोम्पा के पिता है चैटर्जी, वो भी समझ चुके थे कि शुभेंदु की इसमें कोई गलती नहीं है, जैसा कि शोम्पा ने बताया। तो उसके बाद होता ये है कि चैटर्जी जो है वो आके शुभेंदु के कंधे पर हाथ रखते हैं। तो उससे ये झलकता है कि उनके हृदय में अब शुभेंदु के लिए कोई क्रोध नहीं है। और वो उससे कहते हैं कि बेटे, कोई बात नहीं है, मैं अब समझ चुका हूं कि तुम और शोम्पा एक दूसरे से प्रेम करते हो, लेकिन अभी शोम्पा की उम्र कम है और मैं चाहता हूं कि अपने वो आगे की पढ़ाई करे। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और शोम्पा की माँ को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं। यदि तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्रेम करते हो तो तुम दोनों का विवाह अवश्य होगा, लेकिन कुछ प्रतीक्षा के बाद। और उसके बाद शुभेंदु जो है, उसके माता पिता तब तक आ जाते हैं, वो अपने घर जाने लगता है और आंखों से जो शोम्पा को है वो ये कहता है कि मैं घर जा रहा हूं, तुम्हें फोन करूंगा। और उसके बाद शुभेंदु अपने घर चला जाता है। ललिता के माता पिता कुछ देर चैटर्जी के पास बैठते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। और उसके बाद जब माहौल थोड़ा सामान्य हो जाता है, वो भी अपने घर चले जाते हैं। और शोम्पा जो है, दूसरे दिन से सब कुछ सामान्य हो जाता है, जैसे हर रोज होता है। वो सुबह उठती है, अपने पापा के साथ ब्रेकफास्ट करती है, स्कूल जाती है और इधर शुभेंदु अपनी पढ़ाई में लगा है। लेकिन वो अपने माता पिता को ये कह चुका है कि वो शादी करेगा तो सिर्फ शोम्पा से। तो अब दोनों को प्रतीक्षा है, इंतजार है कि कब वो दोनों एक होंगे। हमारा एक नियम और है जो आज के पहले एपिसोड में हम बताना चाहेंगे। हमेशा हमें इंतजार रहेगा कहानी चैलेंज को एक्सेप्ट करने वाले कहानीकार प्रतियोगी का। लेकिन अगर वो दोबारा आना चाहता है तो उसे याद रखिए जो कहानी उसने उस दिन गढ़ी है, जैसे आज, उसी कहानी के अगले एपिसोड को उसे आगे बढ़ाना होगा। कोई नई कहानी तैयार नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन जब भी कोई नया प्रतियोगी आएगा, ऑब्वियसली नई कहानी तैयार की जाएगी, गढ़ी जाएगी और उस पर आगे बढ़ा जाएगा। लेकिन अगर वो दोबारा लौट कर आया कहानी चैलेंज दूसरी बार लेने के लिए, तो इसी कहानी का अगला एपिसोड उसे बढ़ाया जाएगा, ताकि इस कहानी चैलेंज में हम लोग धारावाहिक का भी आनंद ले सके और अलग अलग नई नई कहानियों। जी, तो आज का कार्यक्रम का समाहार आपकी अनुमति हो पारिजाती तो हम यही करना चाहेंगे, क्योंकि ये एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था, जो मुझे लगता है मेरे भी जीवन का ये प्रथम अनुभव ऐसा रहा है। क्योंकि कहानियां लिखना और कहानियों को आप बिना प्लॉटिंग के कहना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज तो है, लेकिन ये एक बहुत ही सुखद यात्रा है, जिसमें कभी आप बहुत ही उत्तेजित हो सकते हैं, कभी बहुत जिज्ञासु हो सकते हैं, तो इसी और कभी बहुत खुश हो सकते हैं। तो अलग अलग लाइफ की जो शेड्स है वो आपको लाइव देखने को मिलेंगे। तो हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत करने आप अवश्य आए, हमें प्रतीक्षा रहेगी। बहुत धन्यवाद। इतनी सुंदर प्रतियोगी के रूप में आज आपने श्री गणेश किया कहानी चैलेंज का। आपका बहुत धन्यवाद। इतनी अच्छी तरह से आपने संतुलित ढंग से कहानी को प्रेडिक्टेबल और अनप्रेडिक्टेबल दोनों बनाए, ताकि एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट बना रहे। बहुत धन्यवाद अंजू। और फिर से हम लोग मुलाकात करेंगे, लेकिन अगली बार जो कहानी चैलेंज 2 होगा उसमें हमारे साथ एक प्रतियोगी भी होगा, यानी कि उस दिन कहानी सुनाने वाले 2 नहीं 3 होंगे। तब तक अभी हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। रेडियो हिंदुस्तान